वेंकैया जी, आदरणीय नितिन जी, रामलाल जी और विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, नंदकिशोर जी और मिस्टर कोहली व मित्रों, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं विनय सहस्त्रबुद्धे जी को कि इतनी जल्दी पब्लिक पॉलिसी सेंटर का उन्होंने शुभारंभ किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन गडकरी जी को भी कि 2011 में उन्होंने इसकी कल्पना की थी और उसी समय जमीन ली गई थी। मैं सोचता था कि अभी तो काम प्रारंभ करेंगे, पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर प्रारंभ होने में, लेकिन 2013 में ही पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वैसे जब कोई कार्यक्रम होता है तो मैं देखता हूं कि प्रायः नितिन जी कुछ विलंब से पहुंचते हैं, लेकिन कोई काम यदि वह हाथ में लेते हैं तो उतने ही जल्दी उसे पूरा कर लेते हैं। यह खासियत है नितिन गडकरी जी की। आज मैं भी विलंब से जब पहुंचा था तो मैंने कहा कि आज मैं नितिन जी मोड में रहा हूं दिन भर, इसलिए जो आज कार्यक्रम में मैं विलंब से पहुंचा। मैं जानता हूं नितिन जी के बारे में कि सचमुच वह काल्पनिक क्षमता के धनी हैं और इस प्रकार के जो भी विषय होते हैं बराबर उस संबंध में वह विचार करते रहते हैं और उसे साकार करने की भरपूर वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और आज जब इसका यहाँ शुभारंभ हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि यह दिन वह दिन है कि 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना इसी दिल्ली में हुई थी। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना हुई थी उसके संबंध में डॉक्टर महेश शर्मा जी ने विस्तार पूर्वक आप सबके सामने चर्चा की है, लेकिन जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे, उनके अंदर कौन सी ऐसी विशेषता थी, कौन से ऐसे गुण थे, कौन सी ऐसी योग्यता थी, मैं समझता हूं कि उस संबंध में हमको जानकारी रखने की आवश्यकता है। हम सभी सच्चाई को भी जानते हैं कि समाज की सेवा के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, नेतृत्व करने के लिए योग्यता और क्षमता की आवश्यकता होती है। वैसे ही इतिहास को एक नई दिशा देने के लिए कुछ दैवीय गुण होते हैं, कुछ अलौकिक गुण होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर सचमुच एक अलौकिक प्रतिभा थी और इस अलौकिक प्रतिभा को सबसे पहले यदि किसी ने पहचाना तो महात्मा गांधी ने उनकी अलौकिक प्रतिभा को पहचाना। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सुझाव दिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए था। अब उनकी अलौकिक प्रतिभा किस प्रकार की थी, इसका एहसास, इसका अनुमान आप इस बात से कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल में उस समय आज़ादी हासिल होने के बाद जो नियुक्त किया गया हो, उसके दिल में यह तड़पन हो कि भारत जैसी भारत की प्रकृति है, जैसा भारत का स्वभाव है, वैसे भारत, नए भारत का निर्माण होना चाहिए। जब देखा उन्होंने कि 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में वैसे भारत के निर्माण की दिशा की ओर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने तुरंत मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह चाहते थे कि आज़ादी हासिल होने के बाद चाहे राजनीति हो, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हों, चाहे आर्थिक व्यवस्थाएं हों अथवा शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, इन सब सारे व्यवस्थाओं के निर्धारण में जो अंग्रेजों के समय व्यवस्थाएं रही हैं उसी का नकल हुबहू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो भारत की प्रकृति है, भारत की संस्कृति है अथवा जो भारतीयता है, इसका समावेश होना चाहिए। यह जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच थी। और जब उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, एक बहुत ही अहम सवाल था कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, तो इन दोनों के बीच एक दिल ही पैक्ट हुआ था
दिल्ली पैक्ट हुआ था। दिल्ली पैक्ट में यह बात तय हुई थी कि माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों स्थानों पर माइनॉरिटीज़ कमीशन का गठन किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मास एक्सोडस यदि माइनॉरिटीज़ का यदि कहीं से हो रहा है तो पाकिस्तान से हो रहा है, हिंदुस्तान से नहीं हो रहा है। माइनॉरिटीज़ के लोग जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं उनके लिए तो हमारा दिल और दिमाग ये दोनों खुला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिल और दिमाग दोनों को बंद कर रखा है। और कैसी दूरदृष्टि थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। उन्होंने कहा कि जो आपकी माइनॉरिटीज़ कमीशन दोनों देशों में बनाने की बात है, तो भारत तो माइनॉरिटी कमीशन बना लेगा लेकिन पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ कमीशन नहीं बनाएगा। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आपकी यह कल्पना पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। भारत भी बनाएगा माइनॉरिटीज़ कमीशन और पाकिस्तान भी माइनॉरिटीज़ कमीशन बनाएगा, लेकिन भारत ने तो माइनॉरिटीज़ कमीशन बना लिया लेकिन पाकिस्तान ने माइनॉरिटीज़ कमीशन नहीं बनाया। और अंततोगत्वा अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए बहुत सारे अन्य मुद्दे भी थे, लेकिन यह माइनॉरिटीज़ कमीशन का भी एक मुद्दा था। इस आधार पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। फिर उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की, भारतीय जनसंघ के वो संस्थापक अध्यक्ष रहे। आज वह भारतीय जनसंघ 1951 से जिसकी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कांग्रेस के समकक्ष की एक राजनीतिक पार्टी बन गई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, समाप्त हो गईं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक कद कांग्रेस के समकक्ष अथवा कांग्रेस से बड़ा नहीं बना पाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस के समकक्ष अथवा कांग्रेस से बड़ा राजनीतिक कद बनाने में कामयाबी हासिल की है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने वो कामयाबी हासिल की है, किसी अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टी ने कामयाबी हासिल नहीं की है। देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े हुए जो भी प्रश्न रहा करते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बहुत ही दो टूक विचार रहा करते थे। धारा 370 को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्या विचार थे उससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। वो कहते थे कि आर्टिकल 370 इज ए प्रोग्राम फॉर द इंडिया बाल्कनाइजेशन, माने भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट देने वाला यह कार्यक्रम उसे मानते थे धारा 370 को। धारा 370 का उस समय भी हम लोग विरोध करते थे, आज भी हम धारा 370 का विरोध करते हैं। हमारा निश्चित रूप से मानना है भारत को हम एक रखना चाहते हैं, भारत को हम अखंड रखना चाहते हैं, भारत को हम सशक्त और स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, तो भारत के जो सभी राज्यों का दर्जा होना चाहिए वही जम्मू कश्मीर का भी दर्जा होना चाहिए। हमने स्पेशल स्टेटस धारा 370 के जो उस समय हमने दी थी, आप देख रहे हैं आज भी कश्मीर की समस्या हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बनकर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशंस में जाकर वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस से यह अपील करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कश्मीर की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की जा रही है। क्यों किसी तीसरी हस्ती को, तीसरी ताकत को कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? यह बात हमारी समझ के परे है। पाकिस्तान यदि कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहता है तो सीधे वह भारत के साथ मिल बैठकर ही कश्मीर की समस्या का समाधान करे। हम किसी भी तीसरी ताकत को कश्मीर की समस्या का समाधान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है। तीसरी ताकत क्यों मानी चाहिए? और बात भी यदि होनी चाहिए तो अब तो हमारा यह मानना है पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। टेररिज्म का सिलसिला, आतंकवाद का सिलसिला निरंतर जारी है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने मजबूर किया था पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ को यह सार्वजनिक रूप से वादा करने के लिए कि हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाकर यह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की धरती से किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का संचालन न होने पाए। उसके बावजूद फिर शुरू हो गया।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी जब तक पाकिस्तान की धरती से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगा। लेकिन फिर बातचीत का सिलसिला चल पड़ा और आपने देखा कि न्यूयॉर्क में जाकर किस तरीके से नवाज शरीफ साहब से हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बातचीत की। मैं प्रधानमंत्री जी को एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, टेरर और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। या तो टेरर ही चलेगा अथवा टॉक ही चलेगा। टेरर और टॉक दोनों साथ नहीं चल सकते। और जब तक यह सिलसिला चलता रहेगा तब तक मैं समझता हूं कि कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि पाकिस्तान के साथ टॉक होनी चाहिए तब तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि दो टूक शब्दों में यह कहना चाहिए कि जो कश्मीर का हिस्सा इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, बात होगी तो उस पर बात होगी। जो कश्मीर का हिस्सा भारत के साथ है उस संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दो टूक शब्दों में यह पाकिस्तान को बतलाना चाहिए। कब तक हम अपना हाथ बांधे रखेंगे? कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? छोटा सा देश और उसकी यह हैसियत हो गई, यह ताकत हो गई कि कभी आता है हमारे सेना के जवानों का सिर धड़ से अलग करके चला जाता है, सिर अपने साथ ले जाता है। 5-5 जवानों को भी पाकिस्तान के सेना के जवान उनको मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। क्या हमारा स्वाभिमान पूरी तरह से खो गया है? क्या हो गया है हमारी भारत सरकार? मैं तो यह कहता हूं कि सचमुच एक बार भारत सरकार हमारे सेना के जवानों को खुला हाथ छोड़ दे तो ये देखे कि भारत के सेना के जवान कौन सा करिश्मा करके दिखाते हैं। क्योंकि भारत के सेना के जवानों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय सारे विश्व को देने में कामयाबी हासिल की है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। क्योंकि यदि कमजोर बनकर जब तक हम रहेंगे तब तक इसी प्रकार के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने रहेंगे। इसका कभी न कभी हमको एक अस्थायी समाधान निकालना पड़ेगा और उसके बारे में मैं समझता हूं कि विचार करने का अब यह समय आ गया है। व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही थी। व्यवस्थाओं में परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है, कोई इस देश की राजनीतिक पार्टी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन का काम इस समय हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है और ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें कि भारतीयता का तत्व शामिल हो, तो ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी इस देश में नहीं कर सकती है। और जब हम भारतीयता अथवा भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं, अरे साहब ये सब सारी तो दकियानूसी बातें हो गई। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। भारतीयता से संबंधित, भारतीयता के रूप में जिन चीजों को जाना जाता है, योगा है, प्राणायाम है, शाकाहार है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यह जो मेडिटेशन है, इन सब सारी चीज़ों को जो जाना जाता है, तो आज दुनिया के जिस दूसरे देशों में जिस तरीके से इसका प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से लोग इसे अपना रहे हैं, तो जानते हैं 2009 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कॉलमिस्ट है लीजा मिलर ने अपने कॉलम में लिखा है कि इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन। ऐसा लगता है कि हम सभी लोग अब भारतीय होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जैसा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हो रहा है, हम क्यों नहीं भारतीय तत्वों का व्यवस्थाओं में समावेश कर सकते हैं? यह बात हमारी समझ के परे है और इस काम को यदि कोई करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारत की कभी सारे विश्व में एक अपनी पहचान थी, हम उस पहचान को बनाकर रखना चाहते हैं। और भारत केवल धनवान होने के कारण ही विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं था। भारत विश्व गुरु के पद पर इसलिए आसीन था, धनवान भी था, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान और विज्ञान के मामले में भी भारत धनवान था। इस कारण हमें विश्व गुरु के पद पर आसीन होने का उस समय अवसर प्राप्त हुआ था।
धन भी होना चाहिए, लेकिन ज्ञान और विज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान का जितना कोश भारत के पास है, मैं कह सकता हूँ दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और यह बात भले ही हम स्वीकार न करें, आज की शिक्षा व्यवस्था भले ही हमें इसका ज्ञान न देती हो, लेकिन मैं तो फिजिक्स का छात्र रहा हूँ, और फिजिक्स का छात्र रहने के नाते मैं जानता हूँ रिसर्च के बहुत सारे फंडामेंटल्स आज भी हमारे भारतीय वांग्मय में जो उपलब्ध होते हैं, दुनिया के किसी दूसरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपनी अभी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में मैंने एक उदाहरण दिया था उसका। मैंने कहा कि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, लोग यह मानते हैं कि हाइजेनबर्ग के मस्तिष्क की यह अपनी उपज है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। उसके एक मित्र ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले वैज्ञानिक जिसका नाम फ्रिज डी कोपरा, उन्होंने यह लिखा कि हाइजेनबर्ग को यह कंसेप्ट, यह अवधारणा कैसे प्राप्त हुई। तो उन्होंने लिखा है कि हाइजेनबर्ग ने मुझसे यह कहा था कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर से वेदांत के ऊपर चर्चा कर रहा था, तो उस चर्चा के दौरान ही जो कुछ भी उन्होंने बतलाया, उसी से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया था। यह बात फ्रिज डी कोपरा, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, ने लिखी थी। मैंने तो केवल एक उदाहरण आपके सामने रखा। कई ऐसे विज्ञान के मौलिक तत्व हैं, मौलिक विषय हैं, जिन पर कि आज सारे विश्व में अनुसंधान हो रहे हैं, वह सब हमारे भारतीय वांग्मय में उपलब्ध हैं। इस यथार्थ को, इस सच्चाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, ताकि भारतीयता का समावेश भारत की राजनीति में, भारत के अन्य राज्य व्यवस्थाओं में हो सके। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और आज भारतीय जनसंघ केवल एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में हम लोगों ने स्थापना की थी कि हम किस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और किस विचारधारा के अनुरूप हम भारत का एक निर्माण करना चाहते हैं। इसी सोच के आधार पर हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया था, और निरंतर हम लोगों का यह कदम आगे बढ़ता जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो स्वप्न था, वह स्वप्न साकार होकर रहेगा, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। आज इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः नितिन जी की यह जो अवधारणा रही है इस पब्लिक रिसर्च सेंटर को प्रारंभ करने की, मैं पुनः उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं, और विनय सहस्त्रबुद्धे और उनके अन्य जो भी यहाँ पर सहकर्मी हैं जो इस काम को कर रहे हैं। और मैं देखा अभी कि व्हेन लोटस ब्लूम्स, अब जो एक छोटी सी पुस्तिका उन्होंने तैयार की है, डायरी नुमा, मैं समझता हूँ कि यदि वह लोगों के पास जाएगी, स्वाभाविक रूप से यह लोगों की समझ में आएगा कि वास्तव में बीजेपी अथवा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स के गवर्नेंस का जो परफॉर्मेंस है, उसमें कितना बड़ा मौलिक अंतर है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉलिसी पेपर्स इस पब्लिक रिसर्च सेंटर के माध्यम से यदि हम सबको प्राप्त होते रहे और हम आम लोगों तक उसको पहुंचाने में कामयाबी हासिल यदि कर पाए, तो निश्चित रूप से हम जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं, वह सफलता हम सबको प्राप्त होगी।